हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसे आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10 की गणित आरंभ कर चुके हैं और पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स को पढ़ भी चुके हैं। उसके बेसिक कंसेप्ट और उसकी प्रश्नावली को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग अब अपने दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। आप हमें बताएं कि यदि हमारे वीडियो में कहीं कमी बेसी हो तो कमेंट करके बताएं इस वीडियो में या पिछले वीडियो में, तो मैं उसमें सुधार करूंगा ताकि आपको और बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देर की हम लोग चलते हैं अपना जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स की, बहुपद की चर्चा करते हैं। तो मैंने पहले ही समय बचत के लिए थोड़ी सी परिभाषित कर रखा है पॉलिनोमियल्स को। वे सभी बीजी व्यंजक जिनकी घात धन पूर्णांकों में से एक हो बहुपद कहलाते हैं। यानी वे सभी बीजी व्यंजक यानी चर और अचर के साथ लिखे गए जितने भी व्यंजक होंगे उन सभी व्यंजक को जो अगर उनकी घात धन हो और साथ में पूर्णांक में हो, पूर्णांकों में से यानी धन हो और पूर्णांक हो। ये देखिए धन पूर्णांक है, धन भी है और पूर्णांक में है, बटे में नहीं है, बटे में नहीं होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। ऐसे बीजी व्यंजकों को हम लोग बहुपद कहते हैं। आइए उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे y प्लस मैं अगर यहाँ 6 लिखूं तो यहाँ देखिए ये चर है और इस चर की घात 1 है, तो ये हमारा धन पूर्णांक में से ही है। ऐसे ही मैं 2x प्लस 5 लिखूं तो यहाँ पर x की जो घात है वो कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये भी धन पूर्णांक में से ही है। ऐसे ही मैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखूं तो यहाँ देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है चर की, तो ये दोनों घातें क्या हैं, इस धन पूर्णांक में से ही हैं। यानी इस कहने का तात्पर्य है जितने भी यहाँ चर होंगे सभी की घात धन पूर्णांक में से ही होनी चाहिए, तभी हम उसे बहुपद कहते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट के x प्लस 6, तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी घात 2 है, यहाँ पर जो रूट है तो इसके ऊपर घात हो जाएगी 1/2। तो यहाँ देख सकते हो 1/2 आ गया, जो कि धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक में से नहीं है, इसलिए ये वाला जो हमारा व्यंजक है, बीजी व्यंजक है, वह बहुपद की श्रेणी में नहीं रहेगा। ऐसे ही आप देखो x पर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14, यहाँ आप देख सकते हो इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है और सब के सब हैं क्या, इस धन पूर्णांक में से ही हैं, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा। यदि मैं इसमें कुछ परिवर्तन कर दूं, कुछ इस तरह से इसको लिख दूं, x पर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 रूट का x और प्लस 14 कर दूं, यहाँ देखिए घात 3, यहाँ 2, यहाँ की घात जो होगी 1/2 हो जाएगी x पे, तो ये हमारे पूर्णांक तो हैं लेकिन ये हमारा पूर्णांक में से नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा जो बीजी व्यंजक होगा वह बहुपद नहीं होगा। आइए मैं थोड़ी इसे ऊपर करके आपको समझाता हूँ। जैसे x पर मैंने कहा q प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14 था, तो हमने कहा यहाँ पर इसकी घात 3 है, इसकी घात 2, इसकी घात 1 है, कि देखिए सब धन पूर्णांकों में से ही हैं, इसलिए इसके क्या हैं, बहुपद है। अगर मैं इसी में थोड़ा सा ऐसे परिवर्तन कर दूं, x पर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 और रूट के x कर दूं और यहाँ 14 कर दूं, तो इसकी घात हो जाएगी 3, इसकी 2, इसकी घात 1/2। चूंकि ये रूट के अंदर है तो आप रूट से इसे बाहर निकालोगे तो इसको 1/2 लिखते हो, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, जो धनात्मक संख्या तो है लेकिन एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह हमारा जो है बहुपद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ये केवल बीजी व्यंजक है। अब ये देखिए x प्लस 1/x मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसकी घात देखेंगे तो 1 है, लेकिन इसकी घात जैसे ही हटाएंगे तो इस पर -1 आ जाएगा, जिसकी घात ऋणात्मक हो जाती है, इसलिए इस तरह के भी हमारे जो बीजी व्यंजक होंगे वो बहुपद में नहीं रखे जाएंगे। तो आशा करता हूं कि अब आप बहुपद को समझ चुके होंगे और बहुपद की पहचान कर पाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, जो हमारा बहुपद होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है हम कहते हैं रैखिक बहुपद। हम लोग पहले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। यानी रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, यानी वे सभी
बहुपद जिनकी उच्चतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। आप इसे नोट कर लें, ये हमारा रैखिक बहुपद की परिभाषा है कि वे सभी बहुपद जिनकी उच्चतम घात एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x+6 मैंने लिखा, तो यहाँ पर चर की घात अधिकतम एक है। चूंकि चर की ही घात आपको देखनी है, अचर की घात यानी अंकों की घात आपको नहीं देखनी है, केवल चर की घात देखनी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर कोई घात नहीं लिखा, तो इसकी घात एक है, यह एक रैखिक बहुपद है। ऐसे 2x+6 है, तो यहाँ पर चर की घात एक है, यह भी एक रैखिक बहुपद है। x+y+6 लिखा है, तो यहाँ चर की घात एक है, यहाँ पर चर की घात एक है। तो ये सब क्या है? रैखिक बहुपद की उदाहरण हैं। यानी जिनकी सबसे उच्चतम घात एक हो तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए देखते हैं, जो दूसरे टाइप का अपना बहुपद है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। यानी दूसरा बहुपद है, हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको परिभाषित करें तो हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं, वे सभी बहुपद जिनकी घात दो हो, जिनकी उच्चतम घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद कहलाते हैं। आइए उदाहरणों के साथ हम इसे देखते हैं। यानी वे सभी बहुपद जिनकी उच्चतम घात कितनी हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे x² + 5x + 6, यहाँ पर देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो उच्चतम घात इसकी 2 है, और इसी घात के नाम से यह बहुपद जाना जाता है। जो उच्चतम घात होती है ये 2 है, ये हो गया द्विघात बहुपद। ऐसे ही x² + 25 की बात करें तो यहाँ पर भी उच्चतम घात कितनी है? चर की 2 है, तो इसे लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। यानी ऐसे बहुपद जिनकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और वह घात यानी वही पावर उस बहुपद की घात कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तीसरा टाइप का जो बहुपद है उसे कहते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। तो तीसरे टाइप के बहुपद को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वे सभी बहुपद जिनकी उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात, उच्चतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। यानी विद्यार्थियों, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं, और उस बहुपद की जो घात होती है वह घात भी 3 कहलाती है। जैसे x/3 + 5x² + 3x + 6, तो यहाँ देख सकते हैं इसकी घात कितनी है? 3, इसकी घात 2, इसकी घात 1। तो ये देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है इसमें, इसलिए हमारा ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद होता है। ऐसे ही x/3 + 5x + 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। यानी ये इसकी बहुपद की जो घात होगी वह भी 3 होगी।
तो इस अपने बड़े घात के रूप में जो इसकी घात होती है उसी नाम से यह बहुपद जाना जाता है। अगर मैं कहूँ x पर 4 प्लस 5x पे q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 ऐसा कुछ लिखूँ, इतना बड़ा बहुपद लिखूँ, तो ये सब देखिए, ये धनात्मक घात धनात्मक घात धनात्मक घात धनात्मक घात धन पूर्णांक में से, तो ये बहुपद है। लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4 है, तो इसलिए ये 4 घात वाला बहुपद कहलाएगा और इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 4 होगी। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद 3 प्रकार के जो होते हैं उनको भी अलग अलग आप अंतर कर पाएंगे। आइए चलते हैं, अब अगले चीज़ सीखने हैं कि बहुपद का जो प्रदर्शन है हम कैसे करते हैं। तो बहुपद मुख्य रूप से 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक होती है चर और दूसरी होती है अचर। ये 2 तरह के चीज़ों से मिलकर के हमारे बहुपद बना हुआ है। चर मान जो होता है वह अंग्रेजी के अंतिम वर्ड जैसे x, y, z, p, q से दिखाया जाता है। जैसे x, y, z, p, q ये होते हैं चर मान जो हमेशा बदलते रहते हैं। इनके मान जो अलग अलग होते हैं, आप इनकी वैल्यू जब निकालोगे तो इनके स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख करके उस बहुपद की जो है वैल्यू निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हो। अचर मान जिन्हें हम अंक कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। मतलब इसी तरह से जो भी आप ले लीजिए, इस वाला मान अगर हमें नहीं पता है तो इनके स्थान पर हम लोग A, B, C, D, E, F, G, H जो भी है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के शुरू वाले जो वर्ड हैं, लेटर्स हैं, उनसे प्रदर्शित करते हैं। इनको अगर इनका मान हमें नहीं पता है तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। आप देखो, हमारा जो चर है वो एक संकेत है किसी भी अल्फ़ाबेट का, वो लेटर्स हो सकता है, लेकिन हमारा जो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट है उसके लेटर से हम लोग चर को x, y, z अंतिम अक्षर से दिखाते हैं। जबकि जो अचर मान होते, अंक मान होते हैं, जिनको हमें पता नहीं होता तो उसको हम लोग a, b, c, d से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, हम ax प्लस b लिख दिए, तो यहाँ पर ये चर मान है, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और b एक फिक्स मान है जो अंक में ही आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही मैं द्विघात बहुपद की बात करूँ तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a भी एक अचर है, b भी एक अचर है, c भी एक अचर है। ऐसे ही मैं त्रिघात बहुपद की बात करूँ तो ax पर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक अचर है मान है, ये भी एक अचर मान, ये भी एक अचर मान, ये भी एक अचर मान, अंक हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को प्रदर्शित करते हैं या बहुपद की ये बनावट होती है। ये अपना रैखिक बहुपद की बनावट, ये द्विघात बहुपद की बनावट और ये त्रिघात बहुपद की बनावट होती है। और देखें हम इसमें तो हम बहुपद को कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बहुपद को प्रदर्शित करना है, मैंने यहाँ लिखा px, तो यहाँ पर हम कोई भी बहुपद x स्क्वायर 5x प्लस 6 मैंने मान लीजिए लिख लिया। अब मैं यहाँ पर यदि मैं पी वाई यहाँ लिखूँ तो ये जो है बदल जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पी जेड लिखूँ तो ये आप देख सकते हो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। तो ये होता है बहुपद के प्रदर्शन की विधि। अब हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे चैप्टर 2.1 को लगाने में मदद करेगी, वह है शून्यक, यानी बहुपदों के शून्यक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं पहले कुछ उदाहरण देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बहुपद के शून्यक की परिभाषा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई px बहुपद है, आपका ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब मैं इसमें कुछ मान रखूंगा इसके जगह पर, तो जो मान यहाँ रखूंगा वही मान यहाँ हम लोग पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए मैंने -3 रख दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 5 गुणे ऋण 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं 3 तरीके 9, ऋण का 2 बार गुणा करेंगे तो ये धन में बदल जाएगा, प्लस माइनस का -15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 9, 6, 15 -15 बराबर क्या हो गया 0। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने -3 इसमें जब पुट किया तो यह बहुपद शून्य में बदल गया। अब मैं बताऊंगा आपको इसकी परिभाषा, यानी वह अचर मान जो बहुपद में चर के स्थान पर रखने से पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाए, ऐसे मान को हम लोग, ऐसे अचर मान को हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब जरा देखें धीरे ध्यान से, अगर मैं इसी में
पी इसी में मैं दूसरी वैल्यू रखता हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उसे आप ध्यान से देखें। यदि मैं यहीं पर -2 रखता हूँ तो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये प्लस माइनस कौन है 5 दूनी 10 और धन 6। आप देख सकते हैं 6 4 10 -10 इक्वल 0 की। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब ये हुआ इस बहुपद के 2 शून्यक हमें मिले, एक मिला p-3 और एक मिला हमको, यानी एक मिला px बराबर -3 और एक मिला px बराबर -2। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं ये द्विघात बहुपद है, चूंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके कितने शून्यक मिले, 2 शून्यक मिले। ऐसे ही हम घात से तय कर सकते हैं किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। अगर एक घात वाला बहुपद है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, उसकी जो शून्यकों की संख्या होगी वह केवल 1 होगी। ऐसे ही द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ऐसे ही 3 घात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर 4 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। 5 घात वाला बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या 5 होगी। तो इस तरह से हम घात के आधार पर किसी बहुपद के शून्यक को बता सकते हैं। यानी शून्यक वे अचर मान होते हैं जो बहुपद में चर के स्थान पर रखने से पूरा बहुपद शून्य में बदल जाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि बहुपद में शून्य के विषय में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हमारा जो बात है वो हम देखेंगे बहुपदों का ग्राफ पर निरूपण क्या होता है, यानी बहुपद को हम ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और उससे क्या हम सीखते हैं। तो बहुपद को ग्राफ पर निरूपित करने के लिए मान लीजिए कोई y बराबर आपका px है और ये px बराबर है आपका 2x + 1, कुछ ऐसे मैंने मान ले लिया। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टेबल ड्रा करूँगा। इसको दिखाने के लिए मैं एक टेबल ड्रा करूँगा। इस साइड में यहाँ करते हैं, टेबल ड्रा करते हैं, 2-3 पॉइंट्स निकालेंगे। एक में हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया आपका px और यहाँ लिख दिया y के मान, चूँकि y बराबर px के मान रख दिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं x के जगह वैल्यू पुट करूँ, कुछ भी वैल्यू, मान लीजिए हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर x के जगह पर 0 रखते हैं तो देखेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, आएगा 1। इसका मतलब मैंने रखा है x के जगह पर 0, तो हमारा जो y का वैल्यू आया कितना आया, 1। चलिए अब मैं इस पर कोई और वैल्यू बढ़ा कर रखता हूँ, मान लीजिए वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ यहाँ। तो आप देखोगे कि 2 1 2 1 3, तो मैंने जब यहाँ x के जगह पर 1 रखा तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 3। ऐसे ही मैं कुछ और वैल्यू रख देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ 1 रखा, 2 रखा, चलो -1 रख लेते हैं। तो अगर मैं -1 रखता हूँ तो देखेंगे कि ये -2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। यानी यदि यहाँ पर मैं रख रहा हूँ -1 तो यहाँ पर हमें -1 ही प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप रखते जाओगे 1 2 3 4 5 6, जिसके कुछ वैल्यू मिलते जाएंगे। मान लो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू रख देता हूँ -2, तो जैसे मैं -2 रखूँगा यहाँ पर तो ये 2 इसमें गुणा करेगा और +1 होगा, 2 दूनी 4 और ये +1 यहाँ हो जाएगा -3। तो एक वैल्यू और आगे अपने क्या रखा था, -2। तो जैसे यहाँ -2 रखा तो यहाँ हमें 3 मिल गया। तो इस तरह से आप तमाम वैल्यूज़ के निकाल सकते हैं, जिसके वास्तविक मान निकाल सकते हैं। अब हम रही बात कि इसे हम ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसे हम लोग x.x के नाम से जानते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है जिसे y.y के नाम से जानते हैं। कक्षा 9 में हम लोगों ने कार्तीय तल पढ़ा था। उस कार्तीय तल में इस वाले x.x को भुज और y.y को कोट के नाम से जानते थे। यहाँ जो कटान बिंदु है इसे हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, और इस मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिनी तरफ जाने पर धन और बाईं तरफ आने पर ऋण संख्याएं मिलती हैं। ऊपर की तरफ जाने पर धनात्मक और नीचे की तरफ जाने पर ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर x पर हमको 0 चलना है और y पर 1। तो ये y पर आपका हो गया, मान लीजिए हम इस पर कुछ बिंदु लगा लेते हैं, कुछ बिंदु 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया। तो 1 यहाँ है तो 1 यहाँ लग गया। अब ये लाइन हो गई आपकी 0 और 1 की, ये बिंदु। अब ये हो गया 1 और 3, तो फिर हमें x पे 1 चलना है और इस पे चलना है 3। तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3, यहाँ मैंने बिंदी लगा दी। ये हो गया 1 3 का पॉइंट। ऐसे ही -1 और -1 चला तो -1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, तो आप देखोगे कि ये हो जाएगी आपकी -1 और -1 की। ऐसे -2 और -3 की बात करें तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और 1 3। तो ये रहा यहाँ लाइन और यहाँ हमने कर दिया ये -2 और -3।
अब मैं अगर इसे आप स्केल से इसे इन बिंदुओं को मिलाएंगे, एक सीधी रेखा मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि एक सीधी लाइन बनाती है। ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद हमेशा एक सीधी लाइन का निर्माण करती है, और इस पर हजारों लाखों ऐसे बिंदु स्थापित किए जा सकते हैं, हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जो px का मान है, ये हमारा जो एक रैखिक बहुपद है, तो ये बहुत सारे के सारे क्या हो रहे हैं, बिंदु का प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे बिंदु खींचोगे, यहाँ पर भी बिंदु मिलेगी, यहाँ पर भी बिंदु मिलेगी, यहाँ पर भी बिंदु मिलेगी, यहाँ पर भी बिंदु मिलेगी। तो रैखिक बहुपद के जो मान है, वैल्यू है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम द्विघात बहुपद को कैसे अपने जो है इस कार्तीय तल पर प्रदर्शित करेंगे। तो द्विघात बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए विद्यार्थियों आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद लेंगे इस तरह से, y बराबर एक px और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। अब इसके लिए भी हम एक टेबल ड्रा करेंगे, एक छोटा सा टेबल ड्रा करेंगे हम लोग। और कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया। तो ये x मान लीजिए ये px हो गया, और ये होगी अपनी y की वैल्यू। ये देखो एक पेयर बनाते हैं। जब हम इस x के जगह पर कुछ रखेंगे तो जो मान आएगा वो y के लिए यहाँ पर कोई एक मान आएगा, और दोनों मिलकर के एक जोड़ा बनाएंगे। उस जोड़ी की सहायता से हम लोग कार्तीय तल पर इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए मान लीजिए मैं माइनस का यहाँ पर 3 रखता हूँ। तो आपको पता है कि अभी भी जस्ट हमने देखा था कि -3 इस तरह का बहुपद का शून्यक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। यदि मैं -2 रखता हूँ तो भी आ जाएगा 0, आप देख सकते हो। और मैं अगर 1 रख देता हूँ यहाँ पे, तो रख के देख लो, 1 धन 5 धन 6, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। नहीं, हम ऐसा करते हैं कि माइनस का 1 रख लेते हैं, माइनस का 1 रखते हैं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, यानी रख के दिखा दो। देखो -1 का वर्ग, ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया 1, और ये माइनस का 5, और ये हो गया 6। 6 1 7 -5 बराबर 2, तो यहाँ पर हमको मिलेगी 2। ऐसे ही मैं कुछ और वैल्यू रख दूँ। माइनस का 1 रखा मैंने, माइनस का 2 रख लेता हूँ। माइनस का 2 तो रखा हूँ पहले से ही, तो माइनस का 4 रख लेता हूँ। अगर माइनस का 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, और ये 4 पंजे माइनस का 20। रख लो, देख लो, आप देख करके देखो। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, -4 का वर्ग धन 5 गुणे माइनस का 4 धन 6, तो ये 4 चौके हो जाएगा आपका 16, प्लस माइनस का 4 5 20, और ये हो जाएगा 6। तो 16 6 कितना होता है 22, 22 में से 20 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 2। तो यहाँ वैल्यू आ गई, मैंने 4 रखी जो माइनस की, यहाँ वैल्यू आ गई 2। तो हमने कम से कम 4 वैल्यू मैंने इसको फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसको संख्या रेखा पर अब हम इसको जो है ग्राफ पेपर पर देखते हैं, इसका प्रदर्शन क्या होता है, इसका निरूपण क्या होता है। तो हमने कार्तीय तल पढ़ा था 9th में, तो हमने एक ऐसे अभी हमने देखा कि ये क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, x.x, और ऊर्ध्वाधर लाइन को y से, और इस वाले को भुज और इस वाले को कोड के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसमें प्रदर्शित करेंगे कुछ बिंदु लेकर के। -3 चलना है, इस साइड में आएंगे 1, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, 1 2 और एक 3, तो माइनस का 3, और वाई एच में हम नहीं चल रहे हैं तो ये 0 वाला पॉइंट हो गई। ऐसे ही माइनस का 2 है तो ये हो रहा गया आपका माइनस का 2, और ये 0 वाली लाइन। ये माइनस का 1 है आपका, तो ये 1 रहा, और इस पर दूर चलना है तो 1 2, तो ये रहा पॉइंट इसका। ये रहा आपका माइनस का 1 और 2। अब माइनस के 4 चलने एक्स पे, तो माइनस का 4 यहाँ होगा, और 2 चलने हैं इसी साइड में, यहाँ ऐसे इसे सीधे में, ये हो गया आपका माइनस का 4 और 2। अगर मैं इसे मिलाऊं तो देखेंगे ये बिंदु और ये बिंदु आपके हैं, तो यहाँ से ऐसे एक आकृति बनती हुई निकल जाएगी। इसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ से निकल रही है, ये निकल जाएगी, इसे बोलते हैं परवलय। यानी द्विघात बहुपद का अगर आप ग्राफ पेपर पर कभी भी निरूपण करोगे तो वह एक परवलय पैराबोला का निर्माण करती है। हाँ, कक्षा 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि पैराबोला, कुछ इस तरह की आकृति को हम लोग पैराबोला यानी परवलय कहते हैं। तो यह परवलय का निर्माण करती है, और जिन 2 बिंदुओं पर एक्स अक्ष पर जिन 2 बिंदुओं पर ये काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उतने ही इसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो हमारे जो चैप्टर है 2.10.1 इसी पर आधारित है कि जितने स्थान पर ये ग्राफ पेपर में काटेगा एक्स अक्ष पर, किस पे,
केवल एक्स अक्ष पे आपको देखना, चूंकि ये एक्स अक्ष को ही प्रदर्शित करता है, तो एक्स अक्ष पर जितने जगह पर यह ग्राफ पर काटे रहेगा उतना ही इसका शून्यक होगा। यही हमारी प्रश्नावली 2.1 में हमको सॉल्व करना है और इसी को देखना है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि बहुपद होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कुछ गुणधर्म देखे और उनका जो है हम जो है ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन भी देखे कि ये क्या चीज़ें हमें कैसे दर्शाया जाता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। आपके कोर्स में जो है इसे दर्शाने के लिए प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपसे आकृति देख करके पूछी जाएगी कि इसके कितने शून्यक हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष पर जितने जगह पर ये इंटरसेप्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उतने स्थानों उतने ही इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम लोग इस योग हो चुके हैं कि प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करें। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.1 के पहला एक ही क्वेश्चन है। इसमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उस ग्राफ के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं पहले प्रश्न पढ़ देता हूं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो ग्राफ दिया है वो ये है आपका, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसी लाइन है। तो ये वाली x वाली हो गई, आप ये x डॉट x की बात कर सकते हैं और ये y डॉट y की बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी गई है। तो आप देख सकते हो जो लाइन जा रही है वह क्या x अक्ष पर कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो नहीं। तो x अक्ष पर अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो मतलब इसके कोई शून्यक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी x अक्ष पर जितने जगह पर प्रतिच्छेद करेगी उतने ही शून्यक उस बहुपद के होंगे। आइए दूसरी ग्राफ देखते हैं। ये दूसरी वाली ग्राफ जो है कुछ इस तरह की बनाई हुई है। ये है आपकी दूसरी वाली ग्राफ। इसमें जो है कुछ इस तरह का ड्रा किया हुआ है। यहाँ से ऐसे किया है और ये ऐसे ले लिया है। तो आप देख सकते हो कि अब इसके शून्य कितने होंगे। चूंकि x अक्ष पर ये केवल एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी, वह होगी कितनी, 1। और यह कैसा बहुपद होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। चूंकि रैखिक ही बहुपद है जिसके शून्य केवल 1 होते हैं। आइए तीसरे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं और तीसरा ग्राफ अपना क्या दिया है उसको समझते हैं और उसमें देखते हैं कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपकी जो है तीसरा पे ग्राफ जो है इस तरह का कुछ दे दिया है, पैराबोला के आकार का। और जानते हैं, मैंने अभी भी चर्चा किया कि जो पैराबोला की आकृति के आपके ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, आपके द्विघात बहुपद के ग्राफ होंगे। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद हमेशा पैराबोला या परवलय बनाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर ऐसे एक परवलय बना दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब इसके जो शून्यक होंगे, शून्यकों की जो संख्या होगी वह होगी 2। और यह किस प्रकार के बहुपद का प्रदर्शन है? तो ये द्विघात बहुपद का प्रदर्शन है। चूंकि द्विघात बहुपद ही है जिसके 2 शून्यक होते हैं। आइए अपने अगले जो चौथा ग्राफ है कुछ इस तरह का है। चौथा जो ग्राफ है कुछ इस तरह का ग्राफ है आपका। ये दे दिया है ऐसे, यहाँ से ऐसे निकाला है और फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर दिया है। तो आप जरा ध्यान दो कि आप ये बहुपद जो दिख रहे हैं, जो ये ग्राफ दिख रहा है, कितने स्थान पर, 1 2 3 4 एक्स अक्ष पे 4 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब इसके शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये 4 घात वाला बहुपद होगा। ये कितनी घात वाला बहुपद हो जाएगा, 4 घात वाला बहुपद बनेगा। तो अब देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है और पैरा दिया हुआ है उसको समझते हैं हम लोग। इस तरह से आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पहले चैप्टर में से ग्राफ बना करके दिया होगा। तो आपको देखना है कि एक्स अक्ष पर वो कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी जगह पर वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो लास्ट वाला ग्राफ है कुछ इस तरह का दिया हुआ है। वो ये है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक जगह इंसर्ट कराया है, फिर यहाँ ले गया है और फिर यहाँ से यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्थान पर
यह जो ग्राफ है एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी परिच्छेद कर रहा है। इसलिए इसके जो शून्यक होंगे वह शून्यकों की जो संख्या होगी वह शून्यकों की संख्या होगी कितनी, 2 होगी। तो इस तरह से आपके प्रश्नावली 2.1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम उसकी कुछ खास बातों को समझेंगे, फिर प्रश्नावली को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे क्या सुधार करना है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे जो है वीडियो प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप गणित में आत्मनिर्भर बन सकें। तो विद्यार्थियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं।